Hello everyone and welcome to YouTube channel Brilliant Chemistry. So students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। तो ये एरोमेटिसिटी टॉपिक 11th, 12th, नीट, जेईई मेंस और आईआईटी जेईई के साथ साथ सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट को इजी वे में और शॉर्ट तरीके से समझ सकते हैं। यानी आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे एरोमेटिसिटी के शॉर्ट नोट हम इजीली बना सकते हैं और उन शॉर्ट नोट से कैसे हम एरोमेटिक के कंसेप्ट को विद इन सेकेंड में समझ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक एरोमेटिसिटी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एरोमेटिसिटी। सो ध्यान से सुनना कि केमिस्ट्री में हम बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। सो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कोई भी सिस्टम एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा या फिर मैं यूं कह दूं कि नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो कोई सिस्टम जिनके हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, तो वो सिस्टम एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं उसे एरोमेटिसिटी कहा जाता है, ठीक है। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पर एरोमेटिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कोई सिस्टम एरोमेटिक कब होगा। तो बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं कहना चाहूँ तो ये कहूंगी कि कोई सिस्टम अगर सिर्फ 4 बातों को फॉलो करता है, सिर्फ 4 रूल्स को फॉलो करता है, तो वो सिस्टम एरोमेटिक होगा, 100% एरोमेटिक होगा। वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है उनमें से सिस्टम शुड बी प्लेनर। सिस्टम कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। तो बच्चों, प्लेनर का मतलब होता है ऑल एटम्स lie in same plane। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट सारे एटम्स जो है ना वो सेम प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम में जितने भी एटम प्रेजेंट है ना वो सारे सेम प्लेन में यानी एक ही प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है? लीनियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर है तो लीनियर ज्योमेट्री कैसे होती है? ए और सेंटर में कोई एटम रहेगा, उसके चारों तरफ सराउंडिंग एटम रहेंगे। तो इस टाइप की ज्योमेट्री को हम लीनियर ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये लीनियर ज्योमेट्री प्लेनर कैसे हुई? इन पेन की हेल्प से समझेंगे आप। यहाँ पर सेंटर में क्या है? एक एटम, उसके दोनों तरफ 2 एटम। इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं लीनियर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सारे एटम है ना वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब सारे एटम एक ही प्लेन में प्रेजेंट हो तो वो सिस्टम प्लेनर सिस्टम कहलाता है। तो एक तो लीनियर ज्योमेट्री वाले सिस्टम प्लेनर होते हैं। इनके अलावा ट्राइगोनल प्लेनर यानी जिनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है ना वो सिस्टम भी क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं। बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कौन सी होती है? इसे क्या कहते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कहते हैं। चलो इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ध्यान से समझना। अभी आपको ये कैसे दिख रही है कि ऊपर एक एटम प्रेजेंट है और इसके साइड में ये 2 एटम प्रेजेंट है, ठीक है। बट वास्तव में क्या है? ये ऐसी है।
अब आप देख सकते हो यहाँ पर तीनों एटम क्या है, सेम प्लेन में प्रेजेंट है, ना कोई प्लेन के ऊपर ना कोई एटम प्लेन के नीचे, सारे सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है ना। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री भी क्या, यानी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री वाला सिस्टम भी क्या होगा, प्लेनर होगा। इसके अलावा स्क्वायर प्लेनर, अब देखो नाम में क्या आ रहा है, प्लेनर वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब जो स्क्वायर प्लेनर वाले जो ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो भी क्या होंगे, वो भी प्लेनर सिस्टम होंगे। कैसे, ध्यान से देखना, एक्चुअल में स्क्वायर प्लेनर होती कैसे है, यानी ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें चार एटम मिलकर एक स्क्वायर बना रहे हैं और चारों एटम सेम प्लेन में है। देखो ये होते हैं 1 2 3 4, ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर। अब आप इसको इस तरह से देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं चारों एटम क्या है, सेम प्लेन में है ना। तो जब सारे एटम सेम प्लेन में हो तो ऐसे सिस्टम को हम प्लेनर सिस्टम कहते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर भी क्या होंगे, प्लेनर सिस्टम होगा। इसके साथ ही पेंटागोनल प्लेनर भी क्या होता है, एक मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पेंटागोनल प्लेनर है ना, तो वो सिस्टम भी कैसा होगा, प्लेनर होगा। इनके तो नाम में प्लेनर वर्ड आ गया। तो देखो पेंटागोनल प्लेनर किसको कहते हैं, 5 एटम है और पांचों एटम सेम प्लेन में प्रेजेंट है, तो ऐसे एटम ने मिलकर एक प्लेनर स्ट्रक्चर बना ली। तो सिंपल सी बात है कि एरोमेटिक, कोई भी सिस्टम एरोमेटिक हो, इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन है कि वो सिस्टम कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर कौन कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं, फर्स्ट इसके लिए क्या है कि सारे एटम सेम प्लेन में होने चाहिए, ऐसे सिस्टम को हम प्लेनर कहेंगे। इसके लिए ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए, लीनियर हो सकती है, ट्राइगोनल, प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर और पेंटागोनल प्लेनर ज्योमेट्री वाले जितने भी मॉलिक्यूल है ना, जितने भी सिस्टम है, वो सारे कैसे होंगे, प्लेनर होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो बच्चों, इसमें सेकंड पॉइंट क्या है कि सिस्टम शुड बी साइक्लिक। सिस्टम कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक किसको कहते हैं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड पढ़ते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो ओपन चेन के फॉर्म में, एक साइकिल की फॉर्म में। देखो यहाँ पर तीनों कार्बन एक चेन के रूप में है, सिंगल चेन है ना, इनको तो बोलते हैं ओपन चेन सिस्टम। और अगर यही तीनों कार्बन आपस में मिलकर एक साइकिल बना ले, एक चक्र बना ले, एक बंद संरचना बना ले, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो एरोमेटिसिटी के लिए सेकंड कंडीशन क्या है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब ये रहे साइक्लिक। ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होती है ना बेटा, उनको हम बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये सारे कैसे स्ट्रक्चर, ये प्लेनर भी है और ये साइक्लिक भी है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, सिस्टम शुड बी कॉन्जुगेट। सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेट होना चाहिए। कॉन्जुगेट किसको कहते हैं, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, उनका डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। अब डीलोकलाइजेशन किसको कहते हैं, ध्यान से देखना। अगर किसी भी सिस्टम में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, या फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम कॉन्जुगेट सिस्टम कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं, एक एटम से दूसरे एटम पर जाते रहते हैं। जैसे, और हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा उस तरफ मूवमेंट करते हैं जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठकर इस बॉन्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पर आया और यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठकर इस वाले एटम पे आ गए। अब डबल बॉन्ड कैसे कॉन्जुगेशन करते हैं, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ
और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ। कभी भी ऐसी कंडीशंस हो ना तो इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं, इसी मूवमेंट को हम कॉन्जुगेशन बोल देते हैं। अब देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर चूंकि पॉसिबिलिटी है ना कि अगर ये लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठकर नेक्स्ट एटम पर चले जाएंगे, तो ऐसे पॉसिबिलिटी अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए तो वो सिस्टम क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। फोर्थ कंडीशन क्या आती है कि सिस्टम शुड फॉलो हक्कल रूल, यानी सिस्टम कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए, हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। सो हक्कल रूल क्या है, तो बेटा हक्कल एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिस्ट थे ये, जिन्होंने 1931 में एक मतलब सिस्टम की एरोमेटिसिटी बताने के लिए एक रूल प्रेडिक्ट किया था, एक रूल डेवलप किया जिसे हक्कल रूल के नाम से जाना जाता है। हक्कल ने क्या कहा कि अगर किसी भी सिस्टम के पास 4n+2, ध्यान से सुनना, हक्कल रूल क्या है कि अगर किसी सिस्टम के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो सिस्टम क्या होगा, एरोमेटिक होगा। बिकॉज ये रूल हक्कल ने दिया, इसीलिए इसे हक्कल रूल के नाम से जाना जाता है। तो अगर कोई सिस्टम हक्कल रूल को फॉलो करता है तो वो 100% एरोमेटिक होगा। जहां n क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि एक्चुअली में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज एरोमेटिक होगी। सो इफ अगर n की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो देखो अगर हम 4n+2 में n की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आता है, 4 × 0 + 2 = आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 1 रखे तो 4 × n की जगह हमने रख दिया 1, ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम n की जगह 2 रख दे तो 4 × 2 + 2 = 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम n की जगह 3 रख दे तो 4 × 3 + 2 = 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम n की जगह 4 रख दे तो 4 × 4 + 2 = 18 पाई इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी सिस्टम के पास, किसी भी मॉलिक्यूल के पास 2, 6, 10, 14 या फिर 18 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो सिस्टम एरोमेटिक होगा। तो ओवरऑल बच्चों हम क्या कह सकते हैं, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सिस्टम प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेट है यानी उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और अगर वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो अगर कोई सिस्टम ये चारों कंडीशन फॉलो करता है ना तो वो सिस्टम क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो बच्चों आ गया ना समझ में कि एरोमेटिक क्या होता है, कितना सिंपल है। सिर्फ सिस्टम को क्या फॉलो करना है, 4 रूल फॉलो करने हैं। अगर सिस्टम ये चारों रूल फॉलो कर लेता है तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एरोमेटिक के कंसेप्ट को समझ लिया एकदम शॉर्ट वे में। अब हम देखते हैं इनके एग्जांपल्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के एग्जांपल्स देखते हैं। तो बच्चों 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो ये हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक ये रहा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो एक्चुअल में कोई मॉलिक्यूल या कोई सिस्टम एरोमेटिक है, इसके लिए हमें 4 कंडीशन देखनी है। ठीक है, मॉलिक्यूल सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी बच्चों देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 1 2 1 एंड 2। तो बिकॉज ये चारों के चारों रूल फॉलो कर रहे हैं तो ये तीनों सिस्टम क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। देखो इसका नाम क्या होता है, 3 मेंबर्ड रिंग है ना, तो 3 मेंबर्ड रिंग को बोलते हैं हम, देखो 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोपेन, बिकॉज ये साइक्लिक है तो इसके नाम पे साइक्लिक लगा देंगे। तो साइक्लोप्रोपेन, बट
यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगी साइक्लोप्रोपीन। और बच्चों क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना, तो जिस भी सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज होता है उसके आगे ईएम लग जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपीनियम आयन। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेनियम आयन। और ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, इसका नाम है स्क्वेरिक एसिड। बच्चा क्या नाम है इसका, इसका नाम है स्क्वेरिक एसिड। तो ये तीनों कंपाउंड, ये तीनों सिस्टम एरोमेटिसिटी शो करते हैं, तीनों सिस्टम एरोमेटिक होते हैं। अब हम देखते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर n की वैल्यू 1 रख दी जाए तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी हैप्लोइड को फॉलो कर रहा है। तो भाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे सिस्टम हैं, सबसे फेमस तो बेंजीन ही है। अगर बेंजीन में नाइट्रोजन ऐड हो जाए तो उसको पिरिडीन बोल देंगे। अगर एक 5 मेंबर्ड रिंग है और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसे पाइरोल बोल देंगे। अगर 5 मेंबर्ड रिंग में सल्फर प्रेजेंट है तो उसे थायोफिन बोल देंगे। अगर एक 5 मेंबर्ड रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसे फ्यूरान बोल देंगे। ठीक है, ये तो आप जानते हो, ये तो बेंजीन होती ही है। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पिरिडीन। ये तो सारे 6 मेंबर्ड है, यानी इनमें कितने एटम है, टोटल 6 एटम है ना। लेकिन अगर 5 एटम हो, 1 2 3 4 5, और अगर नाइट्रोजन हो तो 5 मेंबर्ड वाली नाइट्रोजन वाली रिंग को बोलते हैं पाइरोल। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह सल्फर आ जाए तो इसे थायोफिन कहते हैं सिस्टम को, और अगर ऑक्सीजन आ जाए तो इस सिस्टम को फ्यूरान कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, सारे क्या है, साइक्लिक है ना, सबने साइकिल बना रखा है, एक बंद चैन है। सारे क्या है, प्लेनर, सभी में सारे एटम एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, तो प्लेनर है ये सारे। और साइक्लिक भी है, इनमें कॉन्जुगेशन भी है। कैसे, देखो ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। यहां पर भी देखिए पीडी में भी 3 डबल बॉन्ड है ना, तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है कि आप तो बोलेंगे मैम यहाँ पर तो 2 डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है बच्चों। देखो यहाँ पर लोन पेयर है ना, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो देखो यहाँ पर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। सेम चीज यहाँ पर है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे सिस्टम क्या है, कॉन्जुगेट है। और सारे सिस्टम में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है ना। ध्यान रखना, एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो 1 2 3 4 5 6, सारे क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, 2 तो नाइट्रोजन पे रही है और 2 बॉन्ड वाली, तो 1 2 3 4 5 6, तो सारे क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर भी तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इनको क्यों नहीं काउंट किया। तो बच्चा, यहाँ के जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आप उन्हीं लोन पेयर को काउंट करोगे जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ये एरोमेटिसिटी के चारों रूल फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। और ये कौन से पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब हम देखते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4n+2 में अगर n की वैल्यू 2 रख दी जाए ना, तो कौन सा सिस्टम बन जाता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एग्जाम्पल, तो नेफ्थलीन, जब 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई है ना, फ्यूज्ड हो, तो उसे बोलते हैं नेफ्थलीन। ठीक है, अब देखो इसके अलावा एक एग्जांपल ये रहा कि अगर 2 रिंग आपस में बीच में से ना जुड़ करके पूरा साइकिल बना ले, तो देखो यहां पर भी कितने, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और बीच में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखना इस एग्जांपल को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हम बहुत ज्यादा शॉर्ट तरीके से देख रहे हैं, शॉर्ट नोट की वजह से, पर चिंता मत करो, सारी एरोमेटिसिटीज इन्हीं शॉर्ट नोट्स में आ जाएगी, ऑल ओवर सारी। देखो ध्यान से देखना,
कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 10 पाई। कैसे? 5 डबल बॉन्ड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट कर सकते हैं ना, देखो कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। बट क्या ये प्लेनर है? नहीं, ये प्लेनर नहीं है। आप बोलोगे क्यों प्लेनर नहीं है भाई, साइक्लिक स्ट्रक्चर सीधी सीधी दिख रही है प्लेनर। हाँ, ये प्लेनर होती, बट बिकॉज यहाँ पर ये जो दो हाइड्रोजन है ना, ये एक दूसरे को रिपल्सन कर, मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब ये दोनों अंदर वाले हाइड्रोजन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है ना, तो इस सिस्टम की जो प्लेनरिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यानी ये प्लेनर से नॉन प्लेनर हो जाता है। किस वजह से हुआ? क्योंकि इस सिस्टम में जो अंदर ये दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन की वजह से ये सिस्टम क्या हो गया? नॉन प्लेनर हो गया। और अगर कोई सिस्टम नॉन प्लेनर हो तो उसे हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। तो अब ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया। इसका नाम क्या है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसको बोलते हैं 10 और एन्युलीन। इसका नाम होता है 10 एन्युलीन। अब आप कहोगे मैम 10 तो समझ में आ गया, बट ये एन्युलीन क्या है? तो बच्चों, एन्युलीन का मतलब होता है होमोसाइक्लिक और मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन हो, मल्टी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब देखो, इसको होमोसाइक्लिक क्यों बोला? क्योंकि ये पूरी एक रिंग है, ठीक है ना, तो जो एक रिंग उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। मल्टी कॉन्जुगेटेड यानी इसमें कितने सारे कॉन्जुगेशन है, भाई 5 डबल बॉन्ड है जो आपस में कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम जो होमोसाइक्लिक हो, यानी जिसमें सिर्फ एक ही साइकिल हो, बड़ा हो सिस्टम, बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन हो, यानी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा हो, तो ऐसे सिस्टम को हम एन्युलीन कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर भी 5 डबल बॉन्ड है, पर यहाँ पर कमी क्या है कि यहाँ पर बीच में एक बॉन्ड आने की वजह से ये दोनों रिंग अलग अलग हो गई। ये एक साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है, ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं बाईसाइक्लिक। कितने साइकिल है इसमें? 2। लेकिन अगर बीच में बॉन्ड ना हो और एक सिंगल रिंग हो ना, तो उस सिंगल रिंग को होमोसाइक्लिक कहते हैं। और होमोसाइक्लिक सिस्टम जिसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसे सिस्टम को एन्युलीन कहा जाता है। तो इसका नाम क्या हो गया? 10 एन्युलीन। हमेशा ध्यान रखना, 10 एन्युलीन नॉन एरोमेटिक होती है। रीजन? क्योंकि इनमें अंदर वाले दो हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से इस सिस्टम की जो प्लेनरिटी है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, सिस्टम प्लेनर से नॉन प्लेनर हो जाता है। अब ये एरोमेटिक कब हो सकता है? 3 कंडीशन है। अगर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो, एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे ही क्या हो सकता है? एरोमेटिक हो सकता है। या फिर इसकी एरोमेटिसिटी खत्म करने का जो मेन रीजन है, 2 हाइड्रोजन ही है ना, अगर इन 2 हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और अगर यहां पर बीच में कोई दूसरा एटम जोड़ दिया जाए ना, जैसे कि कार्बन है या फिर कोई भी दूसरा एटम जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो जब 10 एन्युलीन में हम 2 हाइड्रोजन को हटाकर उनकी जगह को दूसरे एटम जोड़ देना, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो अब देखो, अब यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा। और जब रिपल्सन नहीं होगा तो सिस्टम कैसा रहेगा? प्लेनर रहेगा। तो भाई प्लेनर, कॉन्जुगेट, साइकिल प्लस हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम क्या हो जाएंगे? एरोमेटिक हो जाएंगे। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखकर नोट कर लेना। अब हम देखते हैं 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बच्चों 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 14 एन्युलीन, ठीक है। 14 एन्युलीन की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? एक
साइकिल ऐसे बनाया, एक साइकिल ऐसे बनाया, फिर देन इन दोनों साइकिल को आप ऐसे जोड़ दो, ठीक है। अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दो। अल्टरनेट का मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे। ये बन गई 14 एनुलिन। एनुलिन तो कैसे, क्योंकि ये होमोसाइक्लिक है ना, कंप्लीट एक ही साइकिल है, इसमें कोई जॉइंट्स नहीं है, ठीक है। और 14 क्यों कहा, क्योंकि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 14। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका नाम होता है बच्चों 14 एनुलिन, बिकॉज ये प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है इसमें, और ये हक्कल रूल को फॉलो कर रही है, इसीलिए ये एरोमेटिक होती है। ध्यान रखना, 14 एल्यूनिन एरोमेटिक होती है। नेक्स्ट एग्जांपल, 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब देखो 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जांपल भी क्या है, 18 एनुलिन। 18 एनुलिन बनाते कैसे हैं, बनाने का तरीका देखो, आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर 6 बनानी है अपन एक दूसरे से जोड़ जोड़ के। तो 1 2 3 4 5 6, ये बन गई 18 एनुलिन की स्ट्रक्चर। अब वही करना है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दो। अब देखो प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और 18 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स हक्कल रूल को फॉलो कर रही है, तो ये क्या हो गई, एरोमेटिक हो गई। तो बच्चों ध्यान रखना, 14 एनुलिन और 18 एनुलिन एरोमेटिक होती है। इसके अलावा अब एरोमेटिक का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि जो एरोमेटिक होते हैं ना सिस्टम, उन्हें, ये देखो ध्यान रखना, ये CSIR नेट लेवल तक की बात है ये, कि जो सिस्टम एरोमेटिक होते हैं उन्हें डायाट्रॉपिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायाट्रॉपिक। फिर से बोलते हैं एक बार, कि जो सिस्टम एरोमेटिक होते हैं उन्हें डायाट्रॉपिक भी कहा जाता है। अब ये डायाट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, तो मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम NMR, UV, IR आदि स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करते हैं। ये आप जब BSc, MSc और जब CSIR नेट लेवल या IIT JEM लेवल की तैयारी करते हो ना, तब वहां पर ये चीजें पढ़ी जाती हैं। तो देखो बच्चों, स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी NMR के अकॉर्डिंग एरोमेटिक सिस्टम डायट्रॉपिक कहलाते हैं, यानी एरोमेटिक सिस्टम को डायट्रॉपिक भी कहा जाता है। डायट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, डायट्रॉपिक का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें इनर हाइड्रोजन तो क्या हो, शील्डेड हो, और आउटर हाइड्रोजन क्या हो, डीशील्डेड हो, ठीक है। अब देखो इनर हाइड्रोजन तो किनको कहते हैं, जो अंदर वाले हाइड्रोजन होते हैं ना, इनको इनर हाइड्रोजन कहते हैं, और ये जो बाहर हाइड्रोजन प्रेजेंट है इनको बोलते हैं आउटर हाइड्रोजन। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू NMR एरोमेटिक सिस्टम क्या होते हैं, डायट्रॉपिक होते हैं। दैट मीन्स इनमें इनर हाइड्रोजन तो क्या होते हैं, शील्डेड, और आउटर हाइड्रोजन यानी बाहर वाले हाइड्रोजन क्या होते हैं, डीशील्डेड। देखो शील्डेड, डीशील्डेड, यानी शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये आप 11th 12th क्लास में पढ़ोगे तो, या फिर पढ़ चुके हैं आप, तो इन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब इनको डिटेल में समझाऊंगी। आप फिलहाल इतना ध्यान रखिए, शील्डेड का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, डीशील्डेड का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो एरोमेटिक
सिस्टम को डायट्रॉपिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें अंदर वाले हाइड्रोजन तो क्या होते हैं, शील्डेड यानी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और बाहर वाले हाइड्रोजन जो होते हैं ना, आउटर हाइड्रोजन, वो डी शील्डेड होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने देख लिए एरोमेटिक क्या हो, एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए और एरोमेटिक सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं कि इसके एप्लीकेशन क्या, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। सबसे पहली बात, एरोमेटिसिटी की हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी सिस्टम की एसिडिटी के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा सिस्टम तो ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सा सिस्टम कम एसिडिक होगा। तो देखो, एसिडिटी जो होती है ना, वो एरोमेटिसिटी के या फिर एरोमेटिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कोई सिस्टम जितना ज्यादा एरोमेटिक होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो वो ये है कि आपके सामने दो एसिड हैं। ये अभी हमने देखा था 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, इसका नाम क्या था, भूले तो नहीं ना, इसका नाम है स्क्वेरिक एसिड, और एक तरफ है H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो अभी तक तो हमने ये देखा था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, इसको किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है, अम्लों का राजा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग अभी तक हम इसको मानते थे, लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर करें ना कि किसकी एसिडिटी ज्यादा है, तो आप बताइए किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर होगा, यानी जो सिस्टम एरोमेटिक होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड एरोमेटिक नहीं होता, इसमें कोई एरोमेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, और बिकॉज स्क्वेरिक एसिड एरोमेटिक होता है ना, ये एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो एरोमेटिक होने की वजह से स्क्वायर एसिड ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां पर आपके पास ये कोई सिस्टम है, आपको ये बताना है कि इनमें से मोर एसिडिक कौन होगा। देखो, यहां पर एसिडिक कौन, एसिड किसको कहते हैं, जो इजीली इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इजीली H+ आयन दे दे। ठीक है, अब देखो यहां पर H+ आयन दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये H+ के फॉर्म में कब निकलेंगे, जब भी ऑक्सीजन इनको अपनी तरफ खींचेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, तो जैसे ही, अब देखो कार्बन डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड उठकर ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, इस तरह से निकल के ना बाहर H+ की फॉर्म में। तो भाई दोनों ही सिस्टम में हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं, यानी दोनों ही एसिड है, पर दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, चेक करो, जो एरोमेटिक वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सिस्टम प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेट भी है, कॉन्जुगेशन है ना, देखो ये रहा, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, बट यहां पर कोई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। तो बिकॉज ये एरोमेटिक है ना, तो जो एरोमेटिक होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, तो ज्यादा एसिडिक ये होगा कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो एक तो हम एरोमेटिसिटी की हेल्प से एसिडिटी निकाल सकते हैं, कोई सिस्टम जितना ज्यादा एरोमेटिक उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा। इसमें सेकंड आता है डाइपोल मोमेंट का, यानी हम एरोमेटिसिटी की हेल्प से डाइपोल मोमेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी किसी सिस्टम के बारे में ये बता सकते हैं कि किसका तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और किसका कम। इसका भी सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट एग्जांपल है एजुलीन। एजुलीन क्या होता है, ध्यान से सुनना, जब एक 7 मेंबर्ड रिंग के साथ, देखो यहाँ पर कितने मेंबर है, 7, 1 2 3 4 5 6 7,
तो जब एक 7 मेंबर्ड रिंग के साथ एक 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है ना, 5 कैसे हुई, 1 2 3 4 5, तो जब 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई हो ना, तो इस टाइप के सिस्टम को हम एजुलिन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ इसमें भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, सिंपल यानी प्लेनर मॉलिक्यूल है, कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, हक्कल रूल को फॉलो भी कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, हक्कल रूल को फॉलो करे, इसका एरोमेटिक है ये। अब देखो इसमें कॉन्जुगेशन कैसे कैसे हो सकता है, ध्यान से देखना। इस टाइप से कॉन्जुगेशन हुआ, यहां पर तो क्या कौन सा चार्ज आ गया, या फिर कॉन्जुगेशन को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, या फिर कॉन्जुगेशन को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ और ये बॉन्ड उठकर यहाँ पे आ गया। तो देखो यहां से बॉन्ड गया ना, तो इस पर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। एक्चुअल में बने कैसे, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, यहां वाला डबल बॉन्ड यहां चला गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप बोलोगे चलो ठीक है, ये प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, पर ये कॉन्जुगेटेड है क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, चेक कर लो एक बार। देखो 1 2 3 4 5 6, इस रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और प्लस भी ऊपर से कॉन्जुगेशन भी है, देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे कॉन्जुगेट हो सकता है, ये कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाली रिंग तो क्या है, एरोमेटिक है। अब इस वाले रिंग को चेक करो, देखो ये डबल बॉन्ड इस रिंग के अंदर भी है और इस रिंग के अंदर भी है, तो 1 2 3 4 और प्लस नेगेटिव चार्ज भी ना इसके पास, तो 5 6, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, यानी ये भी क्या हो गई, एरोमेटिक हो गई। तो अगर कोई सिस्टम एरोमेटिक है तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा, इसीलिए एजुलिन का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, एजुलिन का डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। थर्ड एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी। एरोमेटिसिटी की हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। कैसे, तो रेजोनेंस एनर्जी की हेल्प से। किसी भी सिस्टम की रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल, अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है हम देख चुके हैं ना, रेजोनेंस एनर्जी यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी लगती है ना, मतलब इनके बीच की एनर्जी, उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप रेजोनेंस, जो मैंने रेजोनेंस के ऊपर वीडियो बनाया था, आप उसमें जाकर वहां से रेजोनेंस एनर्जी के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल, और पिरिडीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है 28 किलो कैलोरी पर मोल। अब जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उसकी एरोमेटिसिटी उतनी ही ज्यादा, यानी वो उतना ही ज्यादा एरोमेटिक, और कोई सिस्टम जितना ज्यादा एरोमेटिक वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। देखो रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होती है वो सिस्टम उतना ही ज्यादा एरोमेटिक होता है, कोई सिस्टम जितना ज्यादा एरोमेटिक होता है उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो बिकॉज बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर टू पिरिडीन ज्यादा है ना, इसीलिए बेंजीन ज्यादा स्टेबल होती है देन पिरिडीन से। तो देखो बेंजीन इज मोर स्टेबल देन पिरिडीन। व्हाई? बिकॉज बेंजीन हैज मोर रेजोनेंस एनर्जी compared to pyridine, so it has more aromatic character than pyridine. That's why benzene is more stable than pyridine. यही रीजन है कि बेंजीन जो होती है ना वो pyridine से ज्यादा स्टेबल होती है। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख लिए, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अभी अपन ने बात की थी ना कि अगर 5 मेंबर्ड रिंग हो और
सल्फर प्रेजेंट हो तो ऐसे एटम को तो हम बोलते हैं थायोफीन। अगर 5 मेंबर्ड रिंग हो और अगर नाइट्रोजन हो तो उसे क्या बोलेंगे, पायरोल। और अगर 5 मेंबर्ड रिंग हो और अगर ऑक्सीजन हो तो उसे बोलते हैं फ्यूरान। ठीक है, थायोफीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है 29 किलो कैलोरी पर मोल, पायरोल की होती है 21 और फ्यूरान की होती है 16। तो सिंपल सी बात है, इन तीनों में ज्यादा एरोमेटिक कौन होगा या फिर ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उसकी एरोमेटिसिटी भी उतनी ही ज्यादा और उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा। बिकॉज थायोफीन की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए ज्यादा एरोमेटिक होता है और ज्यादा एरोमेटिक होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है पायरोल और फ्यूरेन से। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक और सबसे ज्यादा स्टेबल थायोफीन, देन उसके बाद में पायरोल और सबसे कम फ्यूरान। इसी के साथ आज का लास्ट एप्लीकेशन है एरोमेटिसिटी का। एक चीज आप और ध्यान में रखना कि जो एरोमेटिसिटी होती है ना, एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ईच रिंग। एरोमेटिसिटी किसी एक रिंग की प्रॉपर्टी नहीं है, एरोमेटिसिटी हर रिंग की, प्रत्येक रिंग की प्रॉपर्टी होती है। देखो ये बात मैंने आपको क्यों कही, उसका रीजन है। एक तो आपके पास बेंजीन है, एक आपके पास नेफ्थिलीन है, इसको बोलते हैं नेफ्थिलीन, एक आपके पास है इस टाइप का सिस्टम एंथ्रासिन। ठीक है, तो भाई अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में एरोमेटिसिटी का ऑर्डर या फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए तो आप कैसे बताएंगे, या फिर रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर पूछ ले तो देखो हमें बेंजीन की तो पता है कि बेंजीन की तो 36 होती है रेजोनेंस एनर्जी, नेफ्थिलीन की होती है 57 और एंथ्रासिन की है 71। बट अभी हमने क्या कहा, ये लाइन इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखी है कि एरोमेटिसिटी किसी मतलब पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रत्येक रिंग की प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ पर तो वो बात, रेजोनेंस एनर्जी पूरे सिस्टम की एनर्जी नहीं है, सिर्फ एक सिंगल रिंग की एनर्जी है। यहाँ पर कितनी रिंग है, एक ही रिंग है ना, तो 36 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 36। ये रीजन है कि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 36 होती है। अब देखो यहाँ पर इस पूरे सिस्टम की रेजोनेंस एनर्जी 57 है, तो भाई यहाँ पर सिस्टम में कितनी रिंग है, 2 रिंग है ना, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी 57 डिवाइड बाय 2, तो अप्रोक्सीमेटली 27 के आसपास आएगी, 27-29 के आसपास। यहाँ पर देखो 71 है इनकी रेजोनेंस एनर्जी, यहाँ पर कितनी रिंग है, 3 रिंग है ना, और भाई एरोमेटिसिटी क्या कहती है कि भाई तीनों रिंग की रेजोनेंस एनर्जी को मिलाने पर जो रेजोनेंस एनर्जी बनती है ना, वही एक्चुअल में सिस्टम की रेजोनेंस एनर्जी होती है। तो 71 डिवाइड बाय 3 अप्रोक्सीमेटली आएगी 22 या फिर 3 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की है इसकी, तो ये सबसे ज्यादा एरोमेटिक है और स्टेबिलिटी भी इसी की सबसे ज्यादा है। देन सेकंड नंबर पे नेफ्थिलीन और सबसे कम आ जाएगी एंथ्रासिन। तो सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ 3 एप्लीकेशन ध्यान में रखने हैं। एरोमेटिसिटी की हेल्प से हम एसिडिटी पता लगा सकते हैं ना, कोई सिस्टम जितना ज्यादा एरोमेटिक उतना ही ज्यादा एसिडिक, कोई सिस्टम की रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा वो उतना ही ज्यादा एरोमेटिक और उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा। एंड कोई सिस्टम जितना ज्यादा एरोमेटिक उसका डायपोल मोमेंट भी उतना ही ज्यादा। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हो ना तो आपको एरोमेटिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ आज हमने एरोमेटिसिटी को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से पूरे एरोमेटिसिटी को, जो 2-3 घंटे का लेक्चर था ना, वो हमने थोड़ी मतलब कम ही समय में पूरे अच्छे से समझ लिए, वो भी विथ एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही केमिस्ट्री के बड़े से बड़े टॉपिक या बड़े से बड़े चैप्टर के
शॉर्ट नोट्स बनाकर आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी कमेंट का आंसर भी दूंगी। और आप जिस भी चीज़ की मतलब अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर या फिर टॉपिक का शॉर्ट नोट, तो मैं आपको वो ज़रूर इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो इसी के साथ कल हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।